एक्सरसाइज 13.2 और वहाँ से भी निकाल लेते हैं जरा। अरे आंसर शीट पहले खुल जाती है। हाँ जी ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए सॉलिड इन द शेप ऑफ ए कॉन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के ऊपर एक कॉन है, ठीक है, विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों की रेडियस वाला पार्ट सेम है 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। और जो कॉन की हाइट है वो अपनी रेडियस के बराबर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। पाई की टर्म में इसका आंसर देते हैं, इसका वॉल्यूम निकालते हैं। अब आप एक लेवल और आगे बढ़ रहे हो, लेकिन ये सरफेस एरिया से मेरा ये मानना है, मेरा ये खुद का मानना है। ऐसा नहीं कि मेरा जो मानना है वो सारे टीचर का ये मानना है एक जैसा ही होगा, लेकिन मेरा खुद का ये मानना है कि वॉल्यूम वाले क्वेश्चन सरफेस वाले एरिया वाले क्वेश्चन से आसान रहते हैं थोड़े से। अब देख लेना, आपके सामने ही है। एक सॉलिड है, किस शेप का है, कौन जो है किसके ऊपर है, हेमिस्फीयर के ऊपर है। तो रफ डायग्राम मैं जो कहूंगा हर क्वेश्चन के लिए जरूर बनाना, भले ही वो पढ़ते ही समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी जरूर बनाना। एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक कौन है, ऐसे बनाना है। 5 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। दोनों की रेडियस वाला पार्ट सेम है, यानी कि ये रेडियस कौन के लिए भी है और ये रेडियस हेमिस्फीयर के लिए भी ये रेडियस है, ठीक है। और फिर उन्होंने एक बात, और ये किसके इक्वल है, यहां पे लिखते जाते हैं बातें कि रेडियस जो है 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। हाइट ऑफ कौन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। जो हाइट है, हाइट ऑफ कौन, एच किसके लिए, हाइट के लिए, हाइट ऑफ कौन जो है किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। हाँ मेरे बेटे, ये तो बात समझ में आ ही रही है कि हाइट ऑफ कौन रेडियस ऑफ कौन के इक्वल है, वो उन्होंने बोल दिया, तो वो भी 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, ठीक है। तो ये वाला हाइट और रेडियस दोनों इक्वल है, ठीक है जी। अब इसके बाद कहता है कि इसका वॉल्यूम निकाल दो। तो वॉल्यूम वाले में क्या प्रॉब्लम आई, एक चीज के ऊपर दूसरी चीज रखी है, एक चीज के ऊपर दूसरी चीज रखी है, इस पूरे का वॉल्यूम निकालना है। नीचे वाले का भी वॉल्यूम निकाल दो, ऊपर वाले का भी वॉल्यूम निकाल दो, क्या प्रॉब्लम आई। दोनों का वॉल्यूम निकालो और प्लस कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आई ना इसके अंदर। इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम पूछा जा रहा है, पेंट करने वाली बात नहीं है। वॉल्यूम मतलब इसके अंदर कितनी चीज आ सकती है और इसके अंदर कितनी चीज आ सकती है। उसके अंदर उसके वॉल्यूम के बराबर चीज आ सकती है कौन के अंदर, और हेमिस्फीयर के अंदर हेमिस्फीयर के बराबर चीज आ सकती है उसके वॉल्यूम के इक्वल। तो दोनों का वॉल्यूम निकालो, प्लस कर दो। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। कोई भी समस्या का विषय इसमें नहीं है किसी को तो हाथ खड़ा करो कि सर बात समझ में नहीं आई कि दोनों का वॉल्यूम प्लस करा तो क्यों करा। आ गई समझ में तो बताओ। सर आ गई ना, आसान सी बात है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 4/3 नहीं 2/3, हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों में आर यूज हो रहा है, इसमें भी आर यूज हो रहा है और इसमें भी आर यूज हो रहा है। देखना पड़ेगा कि आर बराबर था दोनों का, हाँ आपने बोल दिया था स्टार्टिंग में, तो इसलिए इधर भी मैंने आर का यूज करा तो उधर भी आर का यूज करा। अगर कोई क्वेश्चन होता जहां पे मुझे दोनों को कंपेयर कराना होता, इक्वल में दिखाना होता कहीं पे, तो हो सकता है कि वहां पे इसकी रेडियस और इसकी रेडियस सेम ना हो, तो वहां पे एक की जगह पे R1 लिख सकते हैं, दूसरे की जगह पे R2 लिखेंगे अगर इक्वल नहीं होगा। या फिर इस तरीके से लिखेंगे कि एक की रेडियस को छोटा और एक की रेडियस को बड़ा मान के कैपिटल आर और स्मॉल आर लिख देंगे, अगर हमारे को क्लियरली पता है तो। या हमें कहीं ऐसी समझ में आ रहा है कि जो चीज हमें दे रखी है वो छोटी है या बड़ी है, और दूसरी चीज जो निकलेगी वो छोटी निकलेगी या बड़ी निकलेगी, तो उस हिसाब से भी हम उसकी रेडियस को छोटी वाली को छोटा आर और बड़ी वाली को कैपिटल आर लिख देंगे। और अगर ये चीज में कंफ्यूजन है तो R1 R2 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर R1 और R2 आपको स्टार्टिंग में दिखाना पड़ेगा कि R1 किसको माना, R2 किसको माना और उसकी वैल्यू कितनी थी। बस इतना करना होगा। और फॉर्मूले के टाइम पे भी वही चीज आपको डालनी है कि दोनों तरफ आर आर डाल दिया और वो थी अलग अलग, आपने यहां पे भी आर लिख दिया और यहां पे भी आर लिख दिया और थी अलग अलग। तो कैलकुलेशन करते टाइम में ये स्टेप के बाद किसी और को दे दूं तो वो तो कहेगा ना आर वाला पार्ट कॉमन है,
कहो कहेगा ना, कहेगा कि वो कि जी आर तो दोनों आपने लिखा है आर और आर, तो दोनों तरफ से आर कॉमन है, उसको क्या पता कि आर दोनों की अलग अलग है। तो वहां पे उस टाइम पे हमें लिखना पड़ेगा एक की रेडियस R1, दूसरे की रेडियस R2। इतनी बोलने से बात समझ में आ जानी चाहिए। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में दोनों तरफ आर वाला पार्ट सेम है, इसलिए जो कॉमन है वो निकाल लेते हैं। तो पाई तो खूबसूरत सा कॉमन आ ही रहा है, आर स्क्वायर और आर की पावर 3, 3 आर इधर है 2 आर इधर है, तो 2 आर तो बाहर आ ही जाएंगे ना, तो 2 आर बाहर आ जाएंगे, 1 आर इस साइड पे बच जाएगा। एच इसके पास है, इसके पास होता ही नहीं बेचारे के अंदर, तो अभी फिलहाल छोड़ते हैं। ठीक है, अभी कैलकुलेशन करते टाइम आपको सब समझ में आने वाला है। और डिनोमिनेटर वाले पार्ट में आप देख रहे हैं कि नीचे 3 इसमें भी है, नीचे 3 इसमें भी है, तो ये नीचे 3 नीचे वाला भी कॉमन निकालेंगे। तो मैंने कॉमन क्या निकाला इसमें से, ऊपर 1 और नीचे से 3 कॉमन निकाल लिया। ऊपर पाई है, आर स्क्वायर भी है, ये भी कॉमन है। अब जो बच गया वो लिख दो, इस पूरे के बाहर जो निकाल लिया वो बाहर हो गया, कॉमन हो गया, जो बच गया ब्रैकेट में डाल दो। यहाँ पे एच बच गया, यहाँ पे 2 ऊपर वाला बच गया, और एक आर बच गया था, है ना, एक आर इधर से बच गया था। अब वैल्यूज डाल दो बस, अगले स्टेप में वैल्यूज डाल देनी होती है। और पाई को सॉल्व नहीं करना, क्योंकि आपने बोला है कि क्वेश्चन का जो आंसर देना है, इसका सॉल्यूशन जो देना है वो इन टर्म ऑफ पाई में देना है, पाई को खोलना नहीं है आपने। तो पाई को पाई ही लिख देते हैं, आर की जगह पे 1 लिखना है, एच की जगह पे 1 लिखना है, आर की जगह पे 1 लिखना है, बस हो गया सॉल्व। 1/3 का 1/3, पाई का पाई, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 1 किससे मल्टीप्लाई 1, ये पूरा खुद पाई हो जाएगा, छोड़ो उसको। 2 इंटू 1 2, 2 और 1 3। अब ये इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस 3 से 3 कट गया, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, पाई। पाई, और क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे थे तो जो भी यूनिट होगी यहाँ पे उसका क्यूब लगाना पड़ेगा। यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर रहेगा, वॉल्यूम रहेगा। बेहद आसान क्वेश्चन लगा होगा आपको। इसका आंसर दिखा देता हूं मैं आपको, ये रहा पाई सेंटीमीटर क्यूब, पहले क्वेश्चन का आंसर। वो कह रहा है अगले क्वेश्चन के अंदर एक मॉडल बनाया है, किस शेप का है वो, एक सिलेंडर के दोनों एंड्स पे कोन लगाए गए हैं। ठीक है, एक सिलेंडर है, उसके दोनों एंड पे कोन लगे हुए हैं, कुछ ऐसे ही बनेगा। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। इसका जो मॉडल का जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है, यानी कि ये वाला पार्ट 3 सेंटीमीटर का है, ऐसे ये भी 3 सेंटीमीटर का, तो मैं डी डाल देता हूँ अलग से। 3 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 3/2 सेंटीमीटर, यानी कि 1.5। अब देखो यहाँ पे इस चीज को समझना होगा कि ये जो हाइट है वो लेंथ है, वो किसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ सिलेंडर है, लेंथ ऑफ कोन है, या किस चीज की है। यहाँ पे कह रहा है द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ, पूरे मॉडल की लेंथ 12 सेंटीमीटर है। तो ये जो 12 सेंटीमीटर दे रखा है ना, ये किसी एक पार्ट की लेंथ नहीं है, ये टोटल की लेंथ है, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, ये टोटल लेंथ है, हमारे को 12 सेंटीमीटर दे रखी है। लेकिन जो कैलकुलेशंस होंगी या जो भी फॉर्मूले यूज होंगे, वहां पे हाइट मुझे अलग अलग पार्ट का चाहिए रहेगा। कोन का भी कोन का हाइट भी हो सकता है कहीं यूज हो, सिलेंडर का हाइट भी हो सकता है कहीं यूज हो, तो वो मेरे को अलग से पता होना जरूरी रहेगा। आगे पढ़ लेते हैं और क्या दिया है। इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे उन्होंने कोन की हाइट भी दे दी कि जो कोन की हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है वो 2 सेंटीमीटर का है। सेम यहाँ पे भी होगा कि यहाँ से यहाँ तक ये कोन की हाइट होगी और ये 2 सेंटीमीटर के इक्वल है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रचेल मेड। ठीक है, रचेल ने जो मॉडल बनाया है उसके अंदर कितनी एयर होगी वो बताओ। उस एयर की क्वांटिटी बतानी है, यानी कि वॉल्यूम बताना है, उसका वॉल्यूम बताना है, एयर का वॉल्यूम बताना है। तो एयर का वॉल्यूम बताना है, मतलब वॉल्यूम की ही बात कर दी आपने सीधे सीधे कि वॉल्यूम ही निकालना है। वैसे भी अगर खाली वो कहता है कि कितनी एयर होगी इसके अंदर, वो भी हमें वॉल्यूम ही निकालना पड़ना था। ठीक है, तो वॉल्यूम किस किस चीज का हमें निकालना पड़ेगा, आप समझ पा रहे हो कि 3 चीजें मिली हुई हैं, कौन इधर भी है, इधर भी है, और बीच में सिलेंडर है, तो तीनों का वॉल्यूम निकाल लो, पता चल जाएगा इसके अंदर कितनी एयर है। तो तीनों का वॉल्यूम निकाल के प्लस करा देना, कोई भी ज्यादा सोचने वाली बात इसके अंदर है नहीं। लेकिन हमें थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है कि हाइट ऑफ सिलेंडर हमें नहीं मालूम, उसका यूज है नहीं है, अभी मैंने उस बात को भी नहीं सोचा, उस बात को समझा ही नहीं कि हाइट इसका सिलेंडर का कहीं यूज होगा कि नहीं होगा। मैं फिर भी चाहता हूं कि वो निकाल लो भाई, अगर होगा यूज तो कर लेंगे, नहीं होगा तो साइड में पड़ी रहेगी हाइट।
तो बड़ी आसान भी है निकालनी। ये टोटल हाइट पता है, टोटल लेंथ ऑफ मॉडल पता है आपको 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर की हाइट एक तरफ के कोण की आ रही है, सेम हाइट दूसरे तरफ की कोण की आ रही है। तो बीच वाली हाइट कैसे निकालोगे, ये वाला पार्ट कैसे निकालोगे, ऐसे निकलेगा ना, ये जो बीच वाला पार्ट है, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं हम, हाइट ऑफ सिलेंडर। समझ में आपको आ चुका है, लेकिन मैं आपको फिर भी लिख के बता रहा हूं कि किसी एक आधे के अगर पल्ले ना पड़ा हो तो पड़ जाए। टोटल हाइट थी 12, इसमें से इधर वाले कोण की हाइट निकाल दो और फिर इधर वाले कोण की हाइट निकाल दो, यानी कि इस टोटल लेंथ में से ऐसे ही होगा ना कि ये जो टोटल लेंथ है, इस टोटल लेंथ में से इतना हिस्सा निकाल दो और इतना हिस्सा निकाल दो, तो बीच का जो हिस्सा बचा वो किसके इक्वल होगा, लेंथ ऑफ सिलेंडर के इक्वल होगा। यहाँ पे हाइट लिखना है तो हाइट लिखो, लेंथ लिखना है तो लेंथ लिख लो। लेंथ ऑफ सिलेंडर कितना होगा, इसके इक्वल होगा, यानी कि 12 - 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो ये बीच वाला पार्ट कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर का आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, तीनों की हाइट पता है और तीनों का रेडियस सेम है यहाँ पे। तो वॉल्यूम ऑफ एयर जो आपने पूछा निकालने को, एयर का वॉल्यूम, वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ, देखो इधर का कोण और इधर का कोण कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आपने रेडियस वाला पार्ट तो पहले ही बता दिया कि दोनों तीनों का रेडियस वाला पार्ट सेम ही है। हाइट वाला पार्ट भी अब लास्ट में आपने कहीं ना कहीं बता दिया था कि दोनों जो ईच कोण हैज हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, जो दोनों साइड का कोण लगा हुआ है वो इक्वल हाइट का है। अगर हाइट छोटी बड़ी होती तो वॉल्यूम भी छोटा बड़ा हो जाता, लेकिन दोनों की हाइट सेम है तो सेम कोण हो गए, तो वॉल्यूम भी दोनों का सेम रहेगा। तो यानी कि मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स, इन दोनों को मिला दिया तो 2 कोन्स ही बनेंगे, प्लस वॉल्यूम ऑफ बीच वाला वो सिलेंडर, इन दोनों को प्लस करोगे यानी कि इनमें तीनों चीजें आ गई, दोनों कोन और एक सिलेंडर, तो इसमें पता चलेगा कितनी एयर है इस मॉडल के अंदर। तो 2 टाइम्स है वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अभी समझ में आएगा कि क्या गड़बड़ हम कर सकते थे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूले मैंने दोनों अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक लिखे हैं, दोनों फॉर्मूले बिल्कुल बिल्कुल ठीक लिखे हैं। अगर मैं इस स्टेप के बाद कैलकुलेशन करने लगूं और थोड़ा सा मेरा फोकस टूट जाए कि मैं किसी एक वैल्यू को सोचने लगा और कैलकुलेशन करनी स्टार्ट कर दी, तो मैं कहूंगा यार पाई कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन और एच भी कॉमन, पाई आर स्क्वायर एच कॉमन ले लूंगा और यहीं पे मेरा क्वेश्चन हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि ये हाइट है कॉन की और ये हाइट है सिलेंडर की। हाइट ऑफ कॉन है 2 सेंटीमीटर का और हाइट ऑफ सिलेंडर है 8 सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर अभी निकाला है हमने। हाइट ऑफ कॉन कितना है, सॉरी हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है 8 सेंटीमीटर, ये लिखा हुआ है, इसको मैं किसी और कलर से कर देता हूं। तो ये और ये सेम वैल्यू से, यानी कि ये वाली एच यहां लगनी थी और यहां पे 2 लगना था। क्या 2 और 8 में से दोनों ही सेम वैल्यू से है, क्या दोनों ही बाहर ले सकते हो इकट्ठा, नहीं ना, तो ये कॉमन वाला पार्ट मेरा गलत हो जाता है यहाँ पे। बात समझ में आ रही है बेटा क्या बोला मैंने? यस। तो कॉमन लेने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जोन सी हाइट या जोन सी रेडियस आप दोनों में से कॉमन निकाल रहे हैं, क्या दोनों तरफ वो सेम भी है कि नहीं। रेडियस वाला पार्ट हर फिगर का सेम है, हर शेप का सेम है, लेकिन हाइट वाला पार्ट कोन का बराबर था और सिलेंडर का अलग था। तो यहां पे एच और एच लिख के चलूंगा आगे तो मेरा गलत होने वाला है, तो इसको यहां पे मेरे को थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। तो फिलहाल ये चीज मैं हटा रहा हूं और इसमें जो थोड़े से चेंजेस करने हैं वो मैं ऊपर लिख के बता रहा हूं आपको। तो यहां पे मैं लिख दूंगा लेट हाइट ऑफ कोन, मतलब कि हाइट ऑफ कोन, लेट क्या कर रहा हूं उसको लिखने का, उसका नाम चेंज कर रहा हूं, वैल्यू चेंज नहीं कर रहा हूं मैं। हाइट ऑफ कोन जो है वो लेट वर्ड चलो हटा ही देते हैं, यहाँ पे हाइट ऑफ कोन जो है वो मैं h1 के इक्वल लिख रहा हूँ, थोड़ा सा इधर लिखना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, h1 के इक्वल लिख रहा हूँ और वो किसके इक्वल है 2 सेंटीमीटर के। और जो हाइट ऑफ सिलेंडर है उसको मैं यहाँ पे चेंजेस कर देता हूँ, h2 के इक्वल लिख रहा हूँ और उसकी वैल्यू 8 सेंटीमीटर। अब ये चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए कि h1 क्या है और h2 क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे भी फॉर्मूले के टाइम पे मैं वो चेंजेस कर दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा h1 लगेगी और यहाँ पे क्या लगेगी h2 लगेगी। ठीक है, शेड भी थोड़ा सा आपको करके बता देता हूँ ताकि आपके ध्यान में रहे। अब समझ में आ गया कैसे लिखना है इसको। अब आप नहीं कह सकते कि h1 और h2 कॉमन है, क्योंकि इसमें h1 की वैल्यू लगेगी, इसमें h2 की वैल्यू लगेगी, दोनों वैल्यूज सेम नहीं है, क्योंकि मैंने खुद लिख दिया इसको h1 और h2, इसका यही मतलब हो गया दोनों वैल्यूज सेम नहीं है, कॉमन नहीं हो सकती। बस इतने से चेंजेस करने हैं, इतने से थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस ध्यान रखने वाली बात है। तो कॉमन क्या आया, अब येलो वाला पार्ट कॉमन आया, ये वाला पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने पाई और आर स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लिया, इसके पास जो बच गया वो ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ
2 ऊपर बच गया, 3 नीचे बच गया और H1 ऊपर बच गया, प्लस पाई और आर कॉमन आ चुका है, पाई और आर स्क्वायर कॉमन आ चुका है, यहाँ पे आर स्क्वायर भी है साथ में, और यहाँ पे बच गया H2। कॉमन लेने वाला स्टेप भी समझ में आ गया होगा सभी को, नहीं आया तो हाथ खड़ा कर देना, मुझे पता चल जाएगा। पाई की वैल्यू कुछ बोली आपने अलग से? बिल्कुल नहीं बोली, 22.7 ले लेते हैं। आर की वैल्यू कितनी थी देख लेते हैं, 3/2 ये लिखी हुई है, 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर आ गया, 2/3 H1 क्या है वो ऊपर अलग से दिखा दिया था, 2 के इक्वल है, अब वैल्यू लगा दो बस, और H2 की वैल्यू 8 लगा दो। ठीक है जी, बस इतना सा करना होता है काम। और अगर आपने यहाँ पे H1 और H2 लिखा और उसके बाद भी अभी कॉमन लेने में आपको दिक्कत आ रही है तो फिर वैल्यूज डाल दो, पाई को छोड़ दो, आर की वैल्यू डाल दो हर तरफ की, H की वैल्यू डाल दो हर तरफ की, फिर कॉमन ले लो अगले स्टेप में। पाई की वैल्यू तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होती ना, वो तो दोनों तरफ ही सेम रहेगी, वो तो पता चल गया कि कॉमन है यही। आर और एच में जो भी कंफ्यूजन है वो आर की वैल्यू भी लिख दो हर तरफ, H1 और H2 की जो जो वैल्यूज थी वो लिख दो, फिर कॉमन देख लो, तब भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा जी एक्चुअल में, 22/7 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, और यहाँ पे भी कटा कुछ नहीं, तो डायरेक्टली मैं एलसीएम ले रहा हूँ, 3 और 1 का एलसीएम 3 आ गया, ऊपर बच गया 4 और यहाँ पे बच गया 8 और 3 की मल्टीप्लाई 24। एलसीएम लेना तो सभी को आना चाहिए भाई, हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, एलसीएम लेना पक्का कर लेना, क्योंकि मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं कि गलतियां अभी तक हो रही होती हैं एलसीएम में, फिर भी मैथ्स चल रहा होता है उनका जिंदगी भर से और आगे भी चलता रहता है। तो कृपया करके अपना गणित सुधार लें, एलसीएम वाला पार्ट अपना पक्का कर लो, ये वाला जिस पे मैं कर रहा हूँ ग्रीन शेड, ठीक है, ये वाला अपना पार्ट भाई पक्का कर लेना। नहीं आता हो तो पड़ोसी से अड़ोसी से किसी से ही पूछ लेना, नहीं कोई बताए तो मुझसे पूछ लेना, शर्म मत करना, कह देना सर नहीं आता तो नहीं आता, मैं समझा दूंगा बस, ठीक है। और बताओ, आगे बढ़ जाते हैं हम। 22/7, 9/4, 24 और 4 28, अपॉन में आया 3, एक सिर्फ ये कट रहा है अभी, तो चलो मैं काटता जाता हूँ धीरे धीरे। अरे ये भी तो कट रहा है, वाह वाह सब कुछ कट गया, वाह 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 वाह। 22 और 3 की मल्टीप्लाई कितनी आती है? 66 आती है, हाँ 66 आ गया उसका वॉल्यूम, यानी कि एयर का वॉल्यूम, और यूनिट थी हमारे पास सेंटीमीटर, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब ये है जी इसका रिजल्ट, आंसर। ये रहा 66 सेंटीमीटर क्यूब, वहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है, ऐसे 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 लिख लेना, ये काम कर लेना। उन्होंने भी H1 और H2 ही बताया हुआ यहाँ पे, H2 जो है तो हाइट ऑफ सिलेंडर ले लो, और H1 जो है हाइट ऑफ या हाइट या लेंथ ऑफ कौन ले लो, ठीक है, उन्होंने भी कुछ इसी तरीके से बताया। तो कॉमन लेने वाली जगह पे हमने ये H1 और H1 दोनों एक साथ कंबाइन कर दिया था, तो हमारे पास 2H1 आ गया था वहाँ पे। 2H1 आया था, नीचे वाला 3 का जो भी पंगा हुआ होगा हुआ होगा। समझ में आ गया कि नहीं आया, मुझे ये बता दो। यस सर, क्लियर। आ गया। सिर्फ एक महक अग्रवाल की आवाज आ रही है या फिर उम्रा की आवाज आ रही है? बाकी सारे जने क्या सर मैंने बोला सर आ गया। सोवत रहे? क्या सोवत रहे भाई, तुम सारे सोवत रहे हो? नहीं आई बात समझ में? तुम सारे सो रहे हो? ना जी सर। नहीं सर जाग रहे हैं। हाँ, तो फिर कुछ बोल दो ना, कि समझ में आया तो बोल दो, सर समझ में आया, नहीं आया तो बोल दो। जिसके समझ में नहीं आया वो हाथ खड़ा करो। अच्छा जिसके समझ में आया हाथ खड़ा करो, जिसके समझ में आया है हाथ खड़ा करो। चलो ठीक है, समझ में आई गया सबके, वो बहुत बढ़िया बात है, शाबाश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, और प्रश्न भी जरा हमें दिख जाए। ओ बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, सब बच्चों का प्यारा क्वेश्चन, मेरा भी प्यारा क्वेश्चन, क्योंकि गुलाब जामुन आ गया इसमें। वो टेस्टी क्वेश्चन। टेस्टी क्वेश्चन, बिल्कुल सही बात। हाँ टेस्टी क्वेश्चन, हाँ अच्छा नाम दिया आपने, यही बोलना चाहिए था ना मुझे। गलत जगह पे पेस्ट हुआ। तू क्यों आ गया यार? क्वेश्चन नंबर 4 की क्या जरूरत थी इसके अंदर पे आने की? चलो कोई बात नहीं। वो कहता है एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। अरे यार लोग अभी फोन नहीं उठा रहे किसी का भी। एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप, वो आपको मालूम है गुलाब जामुन के अंदर चाशनी भरी होती है, शुगर सिरप वो चाशनी, हम हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं उसको, है ना, चाशनी पता है ना आप लोग को सबको?
हाँ पता ही होगा, हाँ जी वो, सर। हाँ उसके अंदर जो चाशनी भरी हुई है वो कितनी है इस क्वेश्चन के आधार से, या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वो है 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। अगर मानो कि हमने एक गुलाब जामुन उठाया और उसको तराजू पे रख दिया, उसका वेट करा, और उसका वेट 100 ग्राम आया, उसका वेट 100 ग्राम आया, यानी तो अगर हमने उस गुलाब जामुन को उनकी वो चाशनी वाली वो परात होती है ना बड़ी सी, जहाँ पे गुलाब जामुन रखे होते हैं, जहाँ पे जाते हैं हमारी जीभ लटकने लगती है कि भाई अब तो खा ही लो, पेट भरो तो भी निपटा दो एक दो तो, ठीक है, जितने मर्जी का दे रहा है कोई बात नहीं, तो वो रखी इसलिए होती है। तो वहां से हमने गुलाब जामुन उठाया, चम्मच डुबोया और ऐसे ऐसे निचोड़ा और गुलाब जामुन को डाल दिया। तो गुलाब जामुन के अंदर चाशनी भरी हुई है, उसको वेट करा तो उसका वेट आया 100 ग्राम। तो 100 ग्राम का 30% हो गया 30 ग्राम। तो 30 ग्राम उसके अंदर चाशनी है, बाकी 70% वो जो मैदा या वो क्या होता है उसके अंदर खोया वगैरह वो जिससे बना है, जिस मटेरियल से, सॉलिड मटेरियल से, वो हो गया। बाकी जो उसके अंदर चाशनी वाला पार्ट है, जो चीनी वाला पार्ट है, शुगर वाला पार्ट है, वो 30% था उसका। तो 100 ग्राम में से 30 ग्राम तो चीनी भरी हुई है उसके अंदर, बाकी 70 ग्राम हुए वो गुलाब जामुन एक तरीके से। बात समझ में है क्या कहना चाहता हूँ इसके अंदर? क्या समझ में आया आपको? ये क्वेश्चन के हिसाब से ऐसी बात है, बताओ। सर थोड़ी बहुत आई है, ज्यादा नहीं है। सच में कह रही है या ऐसे ही मजे में कह रही है? अरे नहीं, सच में कह रही हूँ। क्या नहीं आई है समझ में? सर जो आपने वॉल्यूम का बताया ना, वो 30% वाला, वो वाला पार्ट समझ नहीं हाँ आया तो था। वही तो मेन है। अच्छा हुआ नहीं समझ में आया, तो मैं दोबारा बताऊंगा। और बच्चे बताओ किस किस को समझ में नहीं आया, दोबारा बताता हूँ। वो कह रहा है यहाँ पे कि एक गुलाब जामुन जो है वो अपने अंदर कितनी चाशनी समेटे हुए है। एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। जितना उसका टोटल वॉल्यूम है, वॉल्यूम को मैं यहाँ पे वेट से ले चलता हूँ एक तरीके से कि उसके अंदर अगर आपने वो वॉल्यूम वाली बात, वो कहते हैं कि आप सेंटीमीटर क्यूब में करके बता दो, तो अगर एक का वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम अगर 100 सेंटीमीटर क्यूब निकला है, कोई कैलकुलेशन बनी है उसकी, 100 सेंटीमीटर क्यूब बनी है, तो उसके अंदर जो लिक्विड पार्ट है, जो शुगर सिरप है, वो उसके टोटल वॉल्यूम का 1/3 होगा। सॉरी 1/3 नहीं होगा, 30% होगा। तो 100 का 100 सेंटीमीटर क्यूब का 30% अगर निकालोगे तो क्या होगा? 20 से 20 कट जाएगा, कितनी आएगी कैलकुलेशन? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सॉरी क्यूब, नॉट स्क्वायर, एरिया थोड़ी ना, क्यूब वॉल्यूम। तो 30 सेंटीमीटर क्यूब उसके अंदर शुगर सिरप है, ये बात उन्होंने बोली है। अब समझ में आई? यस सर। उसके खुद के जितना भी वॉल्यूम बनेगा, यानी कि अगर मैं गुलाब जामुन का वॉल्यूम ये कहता हूं कि 100 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका मतलब उसका 30% उसमें चाशनी है, शुगर सिरप है। भाई ये बात बोली है उन्होंने। अब इस पे पूरा आधारित क्वेश्चन है, इसी पे ही क्वेश्चन उन्होंने बनाया आगे। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच शुगर सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। क्या दिक्कत आ गई जी? कोई समस्या नहीं आई। लेकिन गुलाब जामुन की शेप उन्होंने थोड़ी सी बढ़िया बना के दी है। वो गोल या स्फेरिकल शेप का गुलाब जामुन नहीं है, नॉर्मली ऐसा भी मिलता है और ऐसा भी मिलता है, जैसे उन्होंने डिमांड करी है। अभी पढ़ते हैं, देखो क्या है। ईच शेप्ड, हर एक जो गुलाब जामुन है उसकी शेप कैसी है? लाइक ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। हर एक गुलाब जामुन जो है सिलेंडर के दोनों तरफ हेमिस्फेयर लगा दो वैसा बनता है। अब लगा देते हैं गुलाब जामुन को, थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, ठीक है, जिसको हम पूरी फैमिली खा सके, एक पूरा परिवार खा सके, यानी कि हमारा पूरा बैच खा सके, ऐसा गुलाब जामुन बनाते हैं। मजाक कर रहा हूं, इतना बड़ा भी नहीं बनेगा। अच्छा नहीं बना यार। सर गुलाब जामुन तो भाई से ही बनेगा, आपसे कैसे बनेगा? बस मुझे मालूम था वीर बोलेगा तो तभी बोलेगा। वैसे तो सोता रहता है या कहीं और चला जाता है घूमने उमने? नहीं सर, बैठा इससे रहता पहले हूँ। वाली मीटिंग में तो तू नहीं था, नहीं तेरा माइक वाइक। हाँ मैं था, लेट था थोड़ा। हाँ, तो इस शेप का गुलाब जामुन है, वो बना हाथ से ही है, बिल्कुल सही बात है, कोई मशीनी कार्यक्रम नहीं हुआ उसके अंदर। लेकिन वो कह रहा है कि मान लो ना कुछ ऐसी शेप बनती है तो उसके अंदर परफेक्ट हेमिस्फेयर भी बने हुए हैं, परफेक्ट सिलेंडर भी है बीच में, और दोनों तरफ के हेमिस्फेयर बिल्कुल बराबर भी हैं। ऐसे कुछ मान के ही बता रहा है वो, ये नहीं कह रहा कि हमने किसी मशीन से बनाया उसको, कि पहले हेमिस्फेयर बनाया फिर चिपका दिया, वेल्डिंग कर दी वेल्डिंग कर दी मतलब चिपका दिया। समझ जाओ ना यार, तुम तो ऐसे फालतू की बातों पे शुरू हो जाते हो।
तो हर एक जो गुलाब जामुन है वो किस शेप का है? एक सिलेंडर के दोनों तरफ हेमिस्फेयर और विद लेंथ 5 सेंटीमीटर। जो पूरा गुलाब जामुन का लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर का है और जो डायमीटर्स हैं वो 2.8 सेंटीमीटर के हैं, यानी कि कुछ ऐसे। तो क्या करना चाहिए इसके अंदर? अब क्या करना है जी इसके अंदर? करना क्या है? हमें निकालना है ऐसे 45 गुलाब जामुन के अंदर कितनी चाशनी होगी, शुगर सिरप होगा, वो उसका वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले अगर मेरे को 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम मिल जाए तो मैं उसका 30% निकाल लूं तो बस मेरे को शुगर सिरप का भी वॉल्यूम मिल जाने वाला है। हाँ जी, मिल जाएगा। तो बस एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम ही मेन बात है इसके अंदर। डायमीटर 5 सेंटीमीटर का है, सॉरी पूरे गुलाब जामुन की जो लेंथ बनी है या हाइट बनी है, अगर ऐसे देखोगे तो हाइट, ऐसे देखोगे तो लेंथ, फिलहाल मैं लेंथ ही बोलूंगा। तो पूरे गुलाब जामुन की जो लेंथ बनी है वो 5 सेंटीमीटर की बनी है और डायमीटर वाला पार्ट 2.8 है। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये डायमीटर भी 2.8 होगा। अगर ये डायमीटर 2.8 है तो ऐसा तो होगा नहीं कि गुलाब जामुन कुछ इस शेप का बना देगा वो। नहीं ना? सर नहीं बन गई ठीक गुलाब है। जामुन। और वो बीच में सिलेंडर भी की बात करी थी उन्होंने, तो सिलेंडर आ गया यहाँ पे और फिर यहाँ पे भी क्या लगेगा? हेमिस्फेयर ही लगेगा। तो वो दोनों हेमिस्फेयर, सिलेंडर है तो वो दोनों तरफ का सर्कुलर पार्ट सेम है, तो दोनों तरफ का हेमिस्फेरिकल पार्ट भी सेम ही होगा। तो ये समझने वाली बात है, वो अलग से मेंशन नहीं करेगा, बताएगा नहीं कि भाई दोनों तरफ का हेमिस्फेयर सेम था। ठीक है, समझदारी थोड़ी सी हमें खुद भी लगानी पड़ेगी यहाँ पे। तो चलिए लिखना शुरू कर देते हैं। तो डायमीटर हर एक शेप के लिए, तीनों जो शेप्स हैं, हेमिस्फेयर, इधर का हेमिस्फेयर और बीच का सिलेंडर, उन तीनों का डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर है। तो जो उसका रेडियस वाला पार्ट होगा वो 2.8 अपॉन में 2 हो जाएगा, यानी कि अगर मैं इसको पॉइंट में ही कैलकुलेशन कर लूँ तो 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया डेसिमल के अंदर रेडियस की वैल्यू। मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है और इसका वॉल्यूम निकालना है। जरा थोड़ा सा नीचे जाके हम ऐसा करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन लिख देते हैं यहाँ पे। वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन कितना बनेगा? इधर का हेमिस्फेयर, इधर का हेमिस्फेयर, दो हेमिस्फेयर हो गए तो वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फेयर्स, वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फेयर्स प्लस वॉल्यूम ऑफ एक सिलेंडर। ठीक है, इतना लिख लिया। अब जरा फॉर्मूले भी लिख लेते हैं। क्या है? दो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई होगा। एक हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2 अपॉन में 3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूले याद हो गए सभी को? बंदूकों की गोलियां हैं अब तुम्हारे पास कि नहीं है? सर अभी सारी नहीं है। सर। अब सारी गोलियां ले लो बढ़िया बढ़िया, क्योंकि दुश्मन बहुत मोटे मोटे आने वाले हैं। बड़ी बड़ी गोलियां भी चलानी पड़ेंगी हमें, वो नहीं होंगी तो फिर भी हम मारे जाएंगे। तो सारे फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए। आपके सामने है हर क्वेश्चन में। मैं ये वाले पार्ट पे अगर अटक जाऊं तो बस फिर मैं रुक गया, आगे की कहानी खत्म है। फॉर्मूले नहीं आते तो ये चैप्टर को फाड़ो बुक में से और बिना मिट्टी का तेल डाले तीली लगा दो नीचे और भूल जाना इसके जितने भी मार्क्स आने वाले थे वो खत्म है तुम्हारे। सीधी सी बात कर रहा हूं तो कर लेना याद। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है जी? पाई आर स्क्वायर एच। पाई ऐसा नहीं मैं बनाना चाहता, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब h यहां पे आया, h यहां पे है नहीं तो उसको अलग से h1 या h2 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरे डायग्राम के अंदर, पूरी तीनों शेप्स के अंदर सिर्फ एक में ही h का यूज होने वाला है। रेडियस वाला पार्ट सेम है इसलिए मैंने उसमें भी फर्क नहीं डाला है। पाई वैसे ही सेम होता है तो कॉमन आ ही जाएगा। तो अब जरा देखें कि हाइट जो सिलेंडर की है वो कहीं हमें दे रखी है? नहीं दे रखी। तो पहले उस पर काम करते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर पे। तो ये थोड़ा सा मैं हटा के दोबारा से कर रहा हूँ इस पे काम। यहां से यहां तक ये 5 सेंटीमीटर दिया है, जिसमें से ये वाला जो पार्ट है इधर का, ये जो येलो कर रहा हूं जिस पे लाइन, ये है रेडियस, यानी कि ये इसके बराबर होगा। देखना इस चीज के बराबर होगा ना, ये येलो वाला पार्ट जो मेन डायग्राम के अंदर बनाऊं तो ये येलो लाइन और ये वाली येलो लाइन सेम होनी चाहिए। और ये जो हेमिस्फेयर के अंदर येलो लाइन डाली है मैंने, ये किसके इक्वल होगी? रेडियस के इक्वल होगी। जो हेमिस्फेयर होता है भाई, अलग से दिखा रहा हूं आपको हेमिस्फेयर बना के। हेमिस्फेयर में ये वाला पार्ट रेडियस का होता है और जो इसकी हाइट वाला पार्ट होता है एक्चुअल में वो भी तो रेडियस के बराबर होता है, क्योंकि सेंटर से जो भी बाउंड्री को लाइन टच करेगी वो रेडियस ही होगी। तो हेमिस्फेयर के अंदर जो हाइट वाला पार्ट, अगर आप इसको हाइट बोलना चाहते हो तो वो हाइट वाला पार्ट उसकी रेडियस के बराबर होता है। तो ये येलो वाला जो लाइन है, ये वाली लेंथ जो है ये रेडियस होगी, तो ये वाली भी चीज क्या होगी? रेडियस होगी। ठीक है, ऐसे इस तरफ आ जाओ, ये वाली येलो लाइन
ये भी किसके इक्वल होगी, रेडियस के इक्वल होगी, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक का जो पार्ट है वो किसके इक्वल होगा, रेडियस के इक्वल होगा। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। टोटल लेंथ थी 5, टोटल लेंथ थी 5, उसमें आ रही है एक रेडियस प्लस ये वाला जो बीच वाला पार्ट है जिसको मैं कर रहा हूं ब्लू, और यहां से 5 हटा रहा हूं फिलहाल, और 5 को दोबारा से लिख रहा हूं नीचे। तो मैं ऐसे ही बनेगी ना मेरी कैलकुलेशन, देखना कि ये रेडियस येलो वाला पार्ट प्लस ये ब्लू वाला पार्ट प्लस ये येलो वाला पार्ट किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। ये वाली बात समझ में आई है, बताओ, जिस पे टिक लगाए मैंने 2। यस सर। बाकी बच्चे भी बता दो बेटा। उमरा, बात समझ में आई बेटे? हाँ, आगे बढ़ जाते हैं, जरा इसी की कैलकुलेशन और कर लेते हैं। आर की वैल्यू कितनी है, अभी मैंने कैलकुलेट करा 1.4, यानी कि ये 1.4 होगा, ये भी 1.4 होगा। तो ऐसे लिख ही देता हूं प्रॉपरली, 1.4 प्लस एच प्लस 1.4 किसके इक्वल, 5 के इक्वल। तो अगला स्टेप क्या बनने वाला है, 1.4 और 1.4 2.8, और 2.8 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यानी कि एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 में से माइनस हो जाएगा 2.8, और जब माइनस कर देंगे तो 1.2 आने वाला है ना, 1.2 आने वाला है। अगर कैलकुलेशन कोई गलत लगे तो मुझे जरूर बता देना। तो ये h क्या चीज है जी, h ये है यहां से लेकर के यहां तक की जो लेंथ है, यानी कि ये हाइट ऑफ सिलेंडर है, ये था h, बीच वाला ब्लू वाला पार्ट। तो h मुझे मिल गया। ये h ही मुझे कंफ्यूज कर रहा था कि h कितना है, वो मैंने ढूंढ लिया। और इसको इतना लंबा चौड़ा करके करने की जरूरत नहीं है हमेशा ही, ये सिर्फ समझाने के लिए था ऐसा। और ऐसे लिख दोगे तो आपका कुछ घिसेगा भी नहीं, टीचर को अच्छे से पता चलेगा यार बच्चे ने अपना खोपड़ी खोपड़ी सर 2.2 नहीं आएगा? दो, अच्छा 4 में समझ के कर गया, ठीक है, 2 और एक 3 और एक 4, हाँ ठीक है 2.2, ठीक है 2.2 आएगा, बिल्कुल सही। मैं 4 तक ले जा रहा था, 2.8 को 4 तक ले जा रहा था, इसलिए मैंने 1.2 का की, समझ गए अब तुम कहाँ गलती मेरी रही है। चलो अब आगे अब कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले हम निकाल रहे हैं एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम, फिर मैं निकालूंगा 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम 45 से मल्टीप्लाई करके। फिर क्योंकि हर एक के अंदर गुलाब जामुन के अंदर जो भी शुगर सिरप की क्वांटिटी है या उसका जो वॉल्यूम है वो हमेशा वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन का 30% रहेगा। तो 45 गुलाब जामुन का जो भी वॉल्यूम आ जाएगा उसका 30% निकाल के मैं शुगर सिरप के भाई वॉल्यूम निकाल लूंगा। तो कैलकुलेशन मेरे लिए कोई ज़्यादा टेढ़ी नहीं रही, मतलब कि इतना तो समझ में आ गया। तो करते हैं काम। क्या चीज़ कॉमन है जी, पाई और आर स्क्वायर कॉमन है, क्या बच जाएगा 2 इंटू 2 4 अपॉन में 3। पाई और आर स्क्वायर कॉमन आ चुके तो एक आर इधर बच गया, पाई आर स्क्वायर इधर से कॉमन आ चुका तो इधर सिर्फ एच बचा। तो कॉमन निकालने के बाद ही हमेशा कैलकुलेशन करें तो अच्छा रहेगा। पाई की वैल्यू कुछ बोली अलग से, नहीं बोली, 22.7। आर की वैल्यू कितनी है 1.4, आर की वैल्यू कितनी है 1.4। तो मैं इसको 14 अपॉन में 10 लिख के चल रहा हूँ, पॉइंट हटा के चल रहा हूँ। 4/3 आर की वैल्यू 14 अपॉन में 10 और एच की वैल्यू 2.2 है तो 22 अपॉन में 10 हो जाएगी। 22 अपॉन में 7, 14 अपॉन में 10 दो बार। यहाँ पे अंदर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 3 से कुछ कटने वाला नंबर तो है नहीं। इसकी सामने सामने मतलब मल्टीप्लाई भी कर दी मैंने और एलसीएम भी ले लिया इकट्ठा, तो 30 एलसीएम आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा 14 इंटू 4 56, और यहाँ पे डिवाइड करके 3 आएगा, 3 की 22 से मल्टीप्लाई 66। आगे बढ़ जाते हैं। 7 और 14 कट गया 2 पे, बाकी और कुछ काटने का फायदा नहीं है, नीचे 5 5 5 बनाने का फायदा नहीं है। बड़े नंबर से मल्टीप्लाई हम आराम से कर लेते हैं। 22 और 2 की मल्टीप्लाई 22 और 2 की मल्टीप्लाई 44 इंटू 14 अपॉन में 100, 10 और 10 की मल्टीप्लाई 100, 6 और 6 12 और 6 और 6 फिर से 12 और नीचे आया 30। 3 से कुछ कटने वाला नहीं है, ठीक है। तो इतना ही लिखा रहने देता हूँ अभी, यहाँ चलो इतना ही लिखा रहने देते हैं और नहीं कर रहे, क्योंकि अभी मुझे आगे पता है कि और भी कहीं जगहों पे मुझे मल्टीप्लाई या डिवाइड कराना है। तो मेरा फाइनल आंसर यहाँ पे नहीं है जो यहीं पे मैं डेसिमल में घसीटना शुरू कर दूँ। आपको समझ में आ रहा है कि 3 से कोई और नंबर नहीं कट रहा, नहीं कट रहा। तो अब जिससे भी काटना शुरू करोगे, 3 से कोई भी नंबर काटोगे, वो डेसिमल के बाद वो खिसता चला जाएगा, खत्म नहीं होगा। तो हमें ऐसी कैलकुलेशन बीच में नहीं करनी शुरू कर देनी, क्योंकि अभी मुझे पता है कहीं और नंबर से मुझे मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो मैं ये एक का वॉल्यूम लगा ना, तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में बनना था यहाँ पे, क्योंकि सारी यूनिट्स हमारी सेंटीमीटर में थी। तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम इतना आ गया। फिर हम लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन
कितना हो जाएगा, 45 से मल्टीप्लाई करा दो, तो 45 इंटू 44 इंटू 14 इंटू 122 अपॉन में था 100 और 30। अब आपने देखा कि 30 और 45 आपस में कर सकते हैं, यानी कि 3 के टेबल में दोनों आते हैं, तो ये तो 10 आ गया और ये 15 हो गया। ठीक है, तो फायदा ही रहा ना मुझे कुछ। अभी और भी कैलकुलेशन करने का फायदा है। देखो कैलकुलेशंस, जितनी भी कैलकुलेशंस की जो तकनीक है, ट्रिक है, वो मैं जितना मर्जी आपको समझाता रहूं, आप 2 दिन 3 दिन तो याद रख पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, कोई भी ट्रिक आप नई सीखें तो उसके बाद आपको उसको प्रैक्टिस में लाना होता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस ट्रिक के साथ साथ, तो आप उसको कभी पेपर तक नहीं ले जा सकते। पेपर में आप कभी भी वो कैलकुलेशन उस ट्रिक से नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे जैसे कि ऊपर 15 है, यानी कि सोच समझ की बात है। नीचे हम हमेशा 10 या 100 को खत्म नहीं करते जब तक कि ऊपर भी 10 ना बन जाए। जैसे कि 15 है, ये 5 से कट जाएगा, हाँ, तो नीचे 2 आ जाएगा। क्या ऊपर कोई ऐसा नंबर है 2 से कट जाए? बतेरे नंबर है 2 से कटने वाले। तो अब मैं इसको और काटना चाहूं तो यहाँ काट सकता हूं। फिलहाल मैं कोई पंगे वाला काम अभी नहीं कर रहा हूं, अभी एज इट इज चला के चल रहा हूं। 15 44 14 122 अपॉन में 1000, 100 10 की मल्टीप्लाई 1000 आ गया। ये 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। और शुगर सिरप की क्वांटिटी कितनी थी? जितना भी वॉल्यूम होगा गुलाब जामुन का उसका 30%। तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन, अब ऐसे लिख दिया जीजे। ठीक है, कितना होगा? 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। बात समझ पाए आप? हमें यही निकाल लेना। पूरे जितने भी 45 गुलाब जामुन का जो भी वॉल्यूम आया है उसका 30% निकाल लो, ये शुगर सिरप का वॉल्यूम आ जाएगा। तो 30 और परसेंट के लिए अपॉन में 100, और पूरे 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम जो भी था वो था आपके पास ये वाली वैल्यू, तो ये यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो 15 इंटू 44 इंटू 14 इंटू 22 अपॉन में 1000। क्या फ़ायदा हुआ जी? 30 था ना, हाँ ठीक है, 0 से एक 0 कट गया। ठीक है, अब क्या करें? नीचे 1 5 और 10 तो मतलब ख़त्म कर ही सकते हैं। 5 से इसको काट दिया, ये 2 बन गया, 20 बन गया। फिर 2 से इसको काट दिया, ऊपर यहाँ पे 11 बना दिया। बस और काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि और बचे हुए नंबर 5 से नहीं कट सकते, इसलिए नीचे वाले किसी भी नंबर को काट के 5 या 25 या 125 बनाने की जरूरत नहीं है। जितने ज़्यादा डिवाइड करते चले जाएंगे, ऊपर से तो छोटा होता चला जाएगा, नीचे गंदे नंबर आने शुरू हो जाएंगे। 5 फिर 25 फिर 125, और ज़्यादा उसको टेढ़ा करना शुरू कर देंगे कैलकुलेशन को। 5 से डिवाइड करना और खतरनाक 25 से डिवाइड करना, और खतरनाक हो जाएगी कैलकुलेशन 125 से डिवाइड करना। तो ये मत सोचना कि 3 बार 2 काटने के बाद आप छोटी कैलकुलेशन कर रहे हो, आप अपने सरदर्दी बढ़ा रहे हो। सर वो 22 नहीं है, 122 है। अब कहाँ पे 122 आ गया? अच्छा लास्ट में। ओके, चलो तो फिर ये 122 है भाई, ध्यान रखना ये कटा नहीं है। तो 2 से मैं इसको काट देता हूँ, 44 को काट देता हूँ 22 पे। अब बचे हुए जो नंबर है वो लिख लेता हूँ पहले मैं साफ साफ। एक ये 3 बचा हुआ है स्टार्टिंग वाला, एक ये वाला 3 बचा हुआ है, यानी कि 3 और 3 के मल्टीप्लाई 9। डायरेक्टली क्यों नहीं लिख देते यार? 9 बचा ऊपर, 22 बचा, 14 बचा और 122 बचा। 122 बचा 122, और नीचे कितना आया? 10 और 100, फिर से 1000 ही बचा नीचे। तो बस अब कैलकुलेटर उठा लेते हैं और उड़ा देते हैं इसको पूरे को। 9 इंटू 22 इंटू 14 इंटू 122, 338184, 338184, शायद यही था, 338184। ठीक है, नीचे था 1000 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल अब जो यहाँ पे होना था वो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 338.184 सेंटीमीटर क्यूब ये शुगर सिरप का वॉल्यूम आ जाएगा। अब आंसर चेक कर लेते हैं फटाफट से। 338, यानी कि उन्होंने इस आंसर को राउंड ऑफ कर रखा है। यही था ना हमारा तीसरा ही क्वेश्चन था ना, 338। उन्होंने तो डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज नहीं ली हैं। अगर एक्यूरेसी पे जाओगे तो यही बनेगा, राउंड ऑफ करोगे तो 338 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद वाला नंबर 5 से बहुत नीचे है। यानी कि ये पूरी जो कैलकुलेशन है वो 338 के बहुत पास है। 339 नहीं लिख सकते इसको, क्योंकि 339 से बहुत दूर की वैल्यू है ये। ठीक है भाई, 338 और 339 ये नंबर किसके पास है? ये यहीं पे कहीं पे है ये नंबर 338.184, और यहाँ तक जाने के लिए उसको बहुत सारा डिस्टेंस अभी कवर करना था। तो नियरेस्ट अगर वैल्यू के पास ले जाना है तो वो 338 ही बनेगा। आप इतना लिख के आओ ना पेपर में, क्या दिक्कत है? आपको पूरे नंबर मिलने हैं, हमने तो बिल्कुल सही निकाला है। ठीक है जी, समझ में आया क्या नहीं आया बताओ मेरे को।
सर आया। चलो ठीक है, फिर बाकी हम करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जयराम जी की बाय बाय, राधे राधे, और अब सारे अपना ध्यान रखो।